about the principles of retailing. In today's class, we are going to understand about what are the various theories of retailing. Retailing के कितने theories हैं? तो इसको broadly अगर हम समझे तो तीन टाइप की थ्योरी गिवन है. ठीक है. फर्स्ट जो थ्योरी है दैट इज एनवायरमेंटल थ्योरी. एनवायरमेंटल थ्योरी में क्या बोला जाता है कि रिटेल जो है, रिटेल सेक्टर जो है, इफ दे वांट टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हाउ दे हैव टू ऑपरेट इन द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट को कितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं एनवायरमेंट के चेंजेस को, उस हिसाब से कोई भी रिटेल जो है वो क्या बनेगा, सक्सेसफुल होगा, रिटेल सेक्टर सक्सेसफुल बनेगा. राइट. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें दैट इज द साइक्लिकल. अगर हम साइक्लिकल थ्योरी की बात करें तो साइक्लिकल थ्योरी को हम व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी भी कहते हैं. साइक्लिकल थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी. साइक्लिकल थ्योरी क्या कहता है, दे आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द पैटर्न. पैटर्न के बारे में बताता है कि जब रिटेल सेक्टर एंटर होता है, जब रिटेल सेक्टर एंटर होता है तो वो कौन कौन से फेज के थ्रू जो है वो डिक्लाइन स्टेज में पहुंचता है. ठीक है. यानी दे आर बेसिकली सेइंग अबाउट द बेसिकली अ साइकिल, एक तरीके का साइकिल बता रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के बारे में बताता है, जिसको हम साइक्लिकल थ्योरी या व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी भी बोलते हैं. ठीक है. ये आपके टाइम, आप कब मार्केट में एंटर हो रहे हो और आपके मार्केट का क्या सिचुएशन है और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है आपके रिटेल में, उसके बारे में बताता है. ठीक है. जो थ्योरी है ब्रॉडली अगर हम माने तो ये सबसे लास्ट है कन्फ्लिक्चुअल थ्योरी. अब कन्फ्लिक्चुअल थ्योरी क्या कहता है कि अगर कोई भी मार्केट में कंपटीशन होगा, ठीक है, इफ देयर विल बी अ कंपटीशन बिटवीन टू और डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेलर्स, अगर दो या दो से ज्यादा अलग अलग टाइप के रिटेलर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये हमेशा एक न्यू टाइप का रिटेल फॉर्मेट को जनरेट करेगा. यानी जब दो तीन कॉम्पिटिटर्स मार्केट में, जब रिटेलर्स के बीच में कॉम्पिटिशन होगा तो वो क्या करेगा, दैट विल प्रोड्यूस अ न्यू फॉर्मेट ऑफ रिटेल इन द मार्केट. ठीक है. थ्योरी थी वो कौन सी थी, that was the environmental, the second one is cyclical and the last one is conflictual. ये तो मैंने सिर्फ आपको ब्रीफली समझा दिया कि ये तीन टाइप की थ्योरी है. सबसे फर्स्ट जो थ्योरी है आपका एनवायरमेंटल थ्योरी, उससे पहले हम थ्योरी करेंगे व्हील ऑफ रिटेलिंग का. थ्योरी जो है वो हम समझते हैं क्या है. व्हील ऑफ रिटेलिंग जो थ्योरी है, इस थ्योरी को दिया था प्रोफेसर मैकॉल्म पेरिन मैकनायर ने, और इसको इन्होंने कब दिया था, इन 1931 में. यानी 1931 में ये थ्योरी जो था प्रोफेसर मैकॉल्म पेरिन मैकनायर, MCNAIR, ठीक है, मैकनायर ने ये थ्योरी प्रपोज किया था 1931 में. ठीक है. अब उन्होंने किस चीज पे एम्फसाइज किया था, उन्होंने एम्फसाइज किया था इवोल्यूशन ऑफ रिटेलिंग पे. उन्होंने एक साइक्लिकल थ्योरी दिया, उन्होंने एक व्हील बताया कि कैसे रिटेल जो है वो मार्केट में एंट्री लेता है, एंट्री होती है किसी रिटेलर की, और उसके बाद वो कैसे डिक्लाइन तक पहुंच जाता है, व्हाट आर द वेरियस सिचुएशन, और हर एक चीज, हर एक जो ये व्हील है, इस व्हील में क्या क्या स्ट्रैटेजिक रिटेलर जो है वो अडॉप्ट करता है, किस तरीके से वो मार्केट में एंटर होता है, उसके बारे में बेसिकली आपके प्रोफेसर ने बताया था. एंड दिस थ्योरी केम इन 1931. ठीक है. मैकनायर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर कोई भी रिटेलर मार्केट में एंट्री करता है, देखो ये याद रखिएगा कि जैसे आप लोग को PLC मैंने करवाया था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सेम वही सिचुएशन आपके व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी का भी है. ठीक है. व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी जो है उसका भी सेम सिचुएशन है. यहाँ पर इसमें भी 4 फेजेस की बात की गई है. फेज 1, ठीक है, फेज 1 को हम कहते हैं एंट्री फेज. फेज 1 कौन सा फेज होता है, एंट्री फेज होता है. फेज 2, फेज 2 जो है वो कौन सा फेज है, यहाँ पर इसको हम कहते हैं ग्रोथ. फेज 3, फेज 3 कौन सा है, जिसको हम कहेंगे मैच्योरिटी. एंड लास्ट वन इज फेज 4, दैट इज नोन एज द डिक्लाइन स्टेज. राइट. तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि मैलकॉम जो है, प्रोफेसर मैलकॉम ने क्या बताया है इस थ्योरी के बारे में. उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो कोई भी अगर रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी जो रिटेलर है, जब भी वो मार्केट में एंटर होगा, यानी कि एंट्री स्टेज की बात हो रही है, कभी भी वो मार्केट में अगर एंटर होता है तो वो हमेशा अपने, अब क्या करेगा, वो हमेशा प्रोडक्ट का, मतलब कोई प्रोडक्ट जो होगा वो लो प्राइस प्रोडक्ट के साथ डील करेगा, लो मार्जिन के साथ डील करेगा, और उस समय इसका स्टेटस भी क्या होगा, लो होगा. यानी लो स्टेटस भी होगा, लो बेसिकली प्राइस भी होगा, और लो बेसिकली इसका मार्जिन भी होगा. यानी कि ये पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी को
सबसे पहले अडॉप्ट करेगा। पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, ये वैसी स्ट्रैटेजी है जब हम कभी भी मार्केट में कोई चीज जब ऑफर करते हैं वो लो प्राइस में ऑफर करते हैं, क्योंकि जो रिटेलर्स है वो उतना एंट्री फेज में लोग उसके बारे में उतना नहीं जानते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या चाहिएगा, आप चाहिएगा कि कस्टमर जो है आपके ज्यादा से ज्यादा आपके स्टोर में विजिट करें, और स्टोर में वो तभी विजिट करेंगे जब मार्केट प्राइस से आप उनको प्रोडक्ट लो प्राइस में दीजिएगा, आप कम मार्जिन के साथ प्रोडक्ट सेल कीजिएगा, और खैर आपका तो उस समय मार्केट में लो स्टेटस ही होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस आपके स्टोर के बारे में सबको नहीं पता होगा। ठीक है, सो मैलकॉम कहते हैं कि अगर कोई भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एंटर करता है तो उसको ये सारी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। उसे अपने प्रोडक्ट को जो है वो बेसिकली लो प्राइस में प्रोवाइड करना चाहिए और अपना मार्जिन कम रखना चाहिए। अपना मार्जिन कम क्यों रखना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका एम होना चाहिए कि आप कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस करो। यहां तक बात सबको समझ में आई? फर्स्ट फेज सबको क्लियर हो गया? फेज 1 का सिचुएशन क्या है, एंट्री फेज का, सबको क्लियर हो गया? अंशु, माही, युवराज, एवरीवन क्लियर हो गया पहला फेज? यस मैम। हाँ, और उसके बाद जब आपका जो रिटेल स्टोर है जैसे जैसे उसका स्टेटस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे यू कैन चेंज द प्राइस। तो ही इज नॉट सेइंग दैट यू हैव टू पुट दिस प्राइस फॉर द परमानेंट बेसिस। परमानेंट बेसिस पे आपको ये प्राइस नहीं रखना है, लेकिन फॉर द स्टार्टिंग बेसिस एटलीस्ट आप लो मार्जिन और लो प्राइस का प्रोडक्ट सेल करें। ठीक है, लो मार्जिन के साथ। उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, आपके रिटेल स्टोर का लेवल इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ही आप बेटर सर्विस, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज उसके अलावा आप हाई प्राइस भी कस्टमर से ले सकते हैं। ठीक है, तो व्हील ऑफ रिटेलिंग जो है वो क्या है, इसमें एक बार इसका थोड़ा सा चार्ट बना लेना। पहला जो फेज है इसको एक राउंड सर्कल बनाओ और उसमें 4 पार्ट में इसको डिवाइड करो। ठीक है, इस बहुत जरूरी है इसको बनाना, चार्ट को बना लीजिए। पहला जो फेज है एंट्री फेज, देखो मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ई पी का मतलब है एंट्री फेज, यानी यहां पर रिटेलर क्या हो रहा है, मार्केट में एंटर हो रहा है। अब यहां पर सिचुएशन क्या होगा पर्टिकुलर रिटेलर का, तो इसमें लिख लीजिए एलपी का मतलब है लो प्राइस, सेकेंड है लो स्टेटस, और नेक्स्ट वन इज एलएम दैट इज लो मार्जिन। तो ये सारे सिचुएशन सबसे पहले वाले फेज में होगा जिसको हम कहेंगे एंट्री फेज। ठीक है, आ रही बात समझ में? माही, अंशु, युवराज सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब सेकेंड जो फेज है उस फेज को हम कहते हैं ग्रोथ फेज। उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ फेज। जैसे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सेकेंड फेज ग्रोथ फेज था ना, वैसे ही रिटेलिंग में भी ये जो सेकेंड फेज है दैट इज ग्रोथ फेज। अब यहाँ एंट्री तो उसने ले लिया, रिटेल ने एंट्री ले लिया। अब चूंकि उसका जो स्ट्रैटेजी है वो इतना बेटर है कि इसके बहुत सारे कस्टमर्स बन गए, कस्टमर्स रिटेल स्टोर को जानने लगे और धीरे धीरे ब्रांड रिकॉग्निशन होने लगा, यानी कह सकते हैं कि लोग स्टोर को जानने लगे। रिकॉग्निशन मतलब पहचानने लगे लोग, है ना, पहचान बन गई। तो ग्रोथ फेज में आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर दीजिएगा। यानी पहले आप कैसे प्राइस में बेच रहे थे, लो प्राइस में, चूंकि लोग अब आपके स्टोर को जानने लगे हैं, आपके बहुत सारे कस्टमर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आप धीरे धीरे नॉट बहुत एक्सट्रीम हाई नहीं, लेकिन आप पहले वाले फेज से प्राइस को क्या कर दीजिएगा, हाई कर दीजिएगा, हाई प्राइस। ठीक है, अब सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाई स्टेटस भी हो जाएगा। पहले आपका स्टेटस लो था, अब आपका स्टेटस क्या हो गया, हाई हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, हाई मार्जिन, यानी कि अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हाई रखिएगा तो आपको मार्जिन भी क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। हाई मिलेगा कि मतलब यहाँ पर अब आप कंपैरेटिवली टू प्रीवियस स्टेज अब आप यहाँ पर मार्जिन हाई यानी इंक्रीज करके ले सकते हैं। यानी कि मान लो कि कोई 10 रुपए का प्रोडक्ट था, आप उसको 9 रुपए में सेल कर रहे थे। ठीक है, 10 रुपए का प्रोडक्ट तो 9 या 8 रुपए में सेल कर रहे थे। ठीक है, और आप इसको परचेज कर रहे थे किसी होलसेलर से 7 रुपए में। तो मान लो कि सिर्फ 1 रुपए के मार्जिन में आप ये प्रोडक्ट पहले सेल कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आपका स्टेटस हाई हो चुका है, तो हो सकता है कि अब आप 10 रुपए का प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो अब आप उसको 9 रुपए में इन कर दें। मतलब कि आप पहले से प्रीवियस से आपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या कर दिया, हाई कर दिया, और अब आप यहाँ पर 2 रुपए का मार्जिन ले रहे हो, पहले वाले में आप 1 रुपए का मार्जिन ले रहे थे।
आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर आपने अपना मार्जिन भी हाई किया, अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी हाई किया और अपना आपका स्टेटस भी इंक्रीज हो गया. सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन द सेकेंड फेज, दैट इज ग्रोथ फेज. क्लियर हो रहा है माही, अंशु, युवराज, सबको क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड फेज में लिखिए कौन सा फेज होगा, इसको हम कहेंगे मैच्योरिटी फेज. सेम पीएलसी वाला, यहां पर मैच्योरिटी फेज आएगा थर्ड. अब मैच्योरिटी फेज में सिचुएशन क्या होगा कि अब आपका मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज हो गया, आपका रिटेल स्टोर का स्टेटस इंक्रीज हो गया. तो अब आप कंपैरेटिवली टू ग्रोथ फेज, अब आप यहां पर उससे भी एक्सट्रीम लेवल या हाई प्राइस में, तो यहां पर आप लिख सकते हो इवन हायर प्राइस, EHP, इवन हायर प्राइस. यानी कि एंट्री फेज से हायर आपने ग्रोथ में किया, अब ग्रोथ से भी ज्यादा प्राइस अब आप मैच्योरिटी फेज में ले रहे हो. अब आप बिल्कुल स्टेबल हो चुके हो, मार्केट में आपके अच्छे खासे कस्टमर्स बन चुके हैं और आप एकदम एक्सट्रीम बेनिफिशियल वाले स्टेज पर पहुंच चुके हो. तो यहां पर अब आप क्या करोगे, इवन हायर प्राइसेस चार्ज करोगे. सेकेंड में आपका क्या होगा, हायर, इवन हायर स्टेटस आपका हो जाएगा, इवन हायर स्टेटस. ठीक है. नेक्स्ट में आपका क्या होगा, इवन हायर मार्जिन. अब आप मार्जिन भी बहुत ज्यादा हाई कर दोगे, क्योंकि जो अब आपके कस्टमर बन चुके हैं वो आप ही के यहाँ से ही प्रोडक्ट खरीदेंगे. तो रिटेलर्स नोज अबाउट इट, राइट? So in the first stage, they put the low price, low status, low margin. In the second one, growth phase, higher price, higher status, high margin. And in the maturity phase where you will become the stable and आप growth से भी ज्यादा, कि आपका कौन सा स्टेज आ चुका है, देखिए जो पीएलसी में स्टेज होता है कि यहाँ से आप पहुंचे ग्रोथ में और आप यहाँ पर पहुंच चुके हो, यानी कि ये इस लेवल पे आप मेच्योरिटी फेज पर हो. तो बेसिकली यहाँ पर आप एक्सट्रीम हाई लेवल पे अपना प्राइस लोगे, हाई मार्जिन रखोगे, हाई स्टेटस आपका हो जाएगा. उसके बाद यहां से ही एक और कहानी शुरू हो जाएगी. क्या कहानी शुरू होगी कि मैच्योरिटी फेज से लेते हुए यहां पर आपके कॉम्पिटिटर्स एंटर होने शुरू हो जाएंगे. जब कॉम्पिटिटर्स एंटर होने शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब वो कॉम्पिटिटर अभी भी एंट्री फेज में है. तो बिकॉज दे आर इन एंट्री फेज, दे विल अडॉप्ट द सेम स्ट्रैटेजी, दे विल गिव यू प्रोडक्ट एट लो प्राइस. तो मार्केट में जैसे ही कॉम्पिटिटर आएंगे, आपसे बेहतर प्रोडक्ट डील करेंगे, आपसे बेहतर डिस्काउंट देंगे, वैसे ही क्या सिचुएशन आने स्टार्ट हो जाएगा, वैसे रिटेल ऑर्गेनाइजेशन और रिटेल सेक्टर आपका डिक्लाइनिंग फेज में चल जाएगा और उसको हम कहते हैं फोर्थ स्टेज. तो डिक्लाइनिंग फेज में जो है, डिक्लाइनिंग फेज में आपका क्या होगा, यहां पर बेसिकली आप प्रोडक्ट का प्राइस कोशिश करोगे फिर से नॉर्मल करने का. आप नए इनोवेशन कर सकते हो. अगर आपने नया इनोवेशन कर दिया और वो मार्केट में बेसिकली सुटेबल हो गया, तो हो सकता है कि आप डिक्लाइन फेज से बच जाओ, मतलब एक्सट्रीम डिक्लाइन तक आप ना पहुंचो. लेकिन अगर आपने नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट नहीं किया, तो उसके बाद आप मार्केट से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे. और श्योरिटी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से जब बाहर हो जाओगे तो बिल्कुल ही बाहर हो जाओगे. कई बार कुछ ऐसे भी कंपनीज होती हैं जो रिटेल को क्या कर लेती हैं, टेक ओवर कर लेती हैं. तो समहाउ कई बार ये भी सिचुएशन आता है. लेकिन डिक्लाइनिंग फेज कब आएगा, जब आपके नए कॉम्पिटिटर एंटर हो जाएंगे, न्यू कॉम्पिटिटर. तो यहां लिखिएगा न्यू कॉम्पिटिटर. ठीक है. विथ लो प्राइस, न्यू कॉम्पिटिटर आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं, विथ लो प्राइस, लो प्राइस के साथ आ रहे हैं और साथ साथ में एडवांस्ड फीचर के साथ वाले प्रोडक्ट्स को डील कर रहे हैं. ठीक है. तो यहां पर लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर्स एंटर विद द लो प्राइस एंड विद अदर फीचर्स. ठीक है. तो यहां पर ये सिचुएशन आएगा, तो फिर ये डिक्लाइन फेज में चला जाएगा रिटेल. सॉरी. तो ये क्लियर हो गया सबको, समझ में आया ये पूरा का पूरा स्टोरी? सब लोगों ने चार्ट बना लिया है? सब लोगों ने चार्ट बना लिया? ठीक है, वेरी गुड. तो अब ये वाला पूरा जो सिचुएशन है, ये जो पूरा सिचुएशन आप लोगों ने देखा, ये सिचुएशन से समझ आया कि जो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का सिचुएशन था, लगभग वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है. अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली है, क्योंकि ये 4 फेज तो सबको क्लियर हो गया, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 3 एंड लास्ट वन इज फेज 4. तो ये 4 फेजेस हैं, ये तो सबको क्लियर हो गया.
नेक्स्ट जो है पहला जो फेज है, आई थिंक एंट्री वगैरह सब क्लियर हो गया है। अब इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली है। क्या ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर इन सब का जो मिक्सचर है, जैसे कि मान लो फेज 1 और फेज 2 जो है, इसको हम कहते हैं इनोवेशन स्टेज। इसको क्या बोलते हैं हम? इनोवेशन स्टेज। यानी कि यहाँ पर आप नए नए स्ट्रैटेजी लाते हो, नए नए कस्टमर बनाने के तरीके, डिस्काउंट्स, ऑफर्स, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने का पूरा स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप क्या करते हो, बेसिकली लेकर आते हो। और यहाँ पर आप बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट भी करते हो, ठीक है। सो द फेज 1 एंड फेज 2 यानी कि एंट्री स्टेज प्लस जो आपका ग्रोथ स्टेज है, दैट टुगेदर नोन एज द इनोवेशन स्टेज। इसको हम साथ में क्या बोलेंगे? इनोवेशन स्टेज, ठीक है। और इनोवेशन स्टेज में क्या कीजिएगा आप? पहली बात कि जब भी कभी भी कोई रिटेलर मार्केट में एंटर करेगा तो वो कभी भी इकट्ठे बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ एंटर नहीं करेगा, क्योंकि रिस्क जोन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि इनोवेशन स्टेज में, यानी कि आप उस समय एक तरीके से एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो, नई नई चीजों को। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब इन्वेंशन की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब कुछ नया नया चीज ट्राई कर रहे हो, आप कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, आप देख रहे हो कि वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है या नहीं। तो लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू डू इन द फर्स्ट टू स्टेज। फर्स्ट वन इज एंट्री फेज में, और ग्रोथ फेज में आप इनोवेशन स्टेज कहेंगे, इनको इकट्ठे कहेंगे। यानी कि फेज 1 और फेज 2 को मिलाकर के दिस वन इज द इनोवेशन स्टेज। अब इनोवेशन स्टेज में वही सिचुएशन होगा। क्या सिचुएशन होगा? लो प्राइस होगा, लो स्टेटस होगा, साथ साथ में आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट होगा, बहुत ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा, बहुत कम सर्विसेज होगा, मिनिमल सर्विसेज होगा आपका। आपका जो प्रीमाइसेस यानी जहां पर आपने स्टोर ओपन कर रखा होगा बहुत इकोनॉमिकल होगा। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि दिस बोथ फेज टुगेदर नोन एज, यानी कि एंट्री फेज और आपका सेकेंड फेज ग्रोथ फेज जो है उसको इनोवेशन स्टेज कहेंगे। जहां पर आपका जो मेजॉरिटी ऑफ ध्यान होगा वो किस चीज पे होगा? कस्टमर बनाने के ऊपर। तो लेकिन उस और इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि आप बहुत सस्ता सा कोई स्टोर, इकोनॉमिकल प्रीमाइसेस जो आप पे कर पाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इतना बेनिफिट तो होने वाला है नहीं। तो इकोनॉमिकल प्रीमाइसेस देखिएगा आप मिनिमम सर्विसेज दे पाइएगा, क्योंकि उतना ज्यादा सर्विस देने के लिए आपके पास मे बी ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, या फिर आपके पास इतना रिसोर्सेज ना हो, ठीक है। लो प्राइस रखिएगा, लो स्टेटस रखिएगा। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आया? माही Yes, म्यूट रहिए ma'am. बेटा, Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ये तो हो गया आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेज, फेज 1 एंड फेज 2 जो है दैट इज नोन एज इनोवेशन स्टेज। अब नेक्स्ट जो स्टेज आता है दैट इज ट्रेडिंग अप स्टेज। अब ट्रेडिंग अप स्टेज भी यहीं से शुरू होता है, ग्रोथ प्लस मैच्योरिटी। ये ग्रोथ प्लस मैच्योरिटी जो होगा इसको हम कहेंगे ट्रेडिंग अप स्टेज। ट्रेडिंग अप स्टेज, ट्रेडिंग अप स्टेज, TRADING, ट्रेडिंग अप स्टेज, ठीक है। ट्रेडिंग अप स्टेज। अब आपने एक तरीके से इनोवेशन वगैरह कर लिया, अब आप ट्रेडिंग अप स्टेज जो है ये इन दोनों फेज में कीजिएगा। यानी कि अब आप इंक्रीज कीजिएगा सेल करना, सेल इंक्रीज कीजिएगा। अब आप इम्प्रूव्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिएगा, बेटर फैसिलिटीज देना शुरू कर दीजिएगा, बेटर फैसिलिटीज टू द कस्टमर्स। मार्केट में आपका स्टेटस गुड हो जाएगा, अच्छा स्टेटस होगा। प्राइस एक्सट्रीम हाई नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, मॉडरेट प्राइस रखिएगा। और साथ साथ में आप अपना मार्केट लोकेशन जो है वो बेटर कीजिएगा, यानी कि आप अच्छे जगह पे और बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा मार्केट लोकेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके स्टोर में आने लगे। जैसे ही आपका एक बार मार्केट में स्टेटस हो गया, आपका नाम हो गया, वैसे यू विल ट्राई टू ओपन द new store, you want to do expansion and all. So all these things you are going to do in this stage that is known as trading up stage. So here you are going to do the expansion as well. आई बात समझ में? पहला जो इकट्ठा जो दोनों फेज था, फेज 1 फेज 2, इसको हम इनोवेशन स्टेज कहते हैं। फेज 2 फेज 3 इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग अप स्टेज। और फेज 3 एंड फेज 4 को हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी स्टेज। उसको क्या बोलते हैं हम? वल्नरेबिलिटी स्टेज। तो वल्नरेबिलिटी स्टेज में क्या होगा? एक मिनट, फैसिलिटीज हो जाएगी, प्राइस मॉडरेट होगा, साथ साथ में आप इलेबोरेटेड सर्विस, यानी आप सर्विसेज इंक्रीज करोगे। पहले तो आप बहुत मिनिमम सर्विस दे रहे थे, अब आप सर्विस को भी इंक्रीज कर दोगे, तो इलेबोरेटेड सर्विस, ठीक है। साथ साथ में आपका स्टेटस मार्केट में बेटर हो जाएगा, एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू डू द एक्सपेंशन वर्क। यानी कि अगर अब आपका स्टेटस मार्केट में बन चुका है तो डेफिनेटली अब आपको अपना स्टेटस के हिसाब से अच्छे जगह पे प्रीमाइस को ओपन करना पड़ेगा,
है ना. सो यू आर गोइंग टू चूज अ बेटर प्लेस टू ओपन और डू द एक्सपेंशन वर्क, या फिर आप शिफ्टिंग भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर शिफ्टिंग का चांस नहीं होता, एक्सपेंशन ही लोग करते हैं. आई बात समझ में माही? ओके माही, क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. हाँ, अब लास्ट वन इज द ट्रेडिंग अप, ये वल्नरेबिलिटी स्टेज. तो वल्नरेबिलिटी स्टेज कौन कौन सा मिलाकर होगा? फेज 3 एंड फेज 4. फेज 3 एंड फेज 4 इक्वली नोन एज द वल्नरेबिलिटी स्टेज. तो वल्नरेबिलिटी स्टेज में क्या सिचुएशन होगा? यहाँ पर अब आप प्रोडक्ट जो है वो एक्सट्रीमली हाई प्रोडक्ट रखोगे, यानी प्रीमियम प्राइस के प्रोडक्ट होंगे आपके पास. नेक्स्ट वन है कि अब आपका पोजीशन जो होगा, यानी मार्केट का जो पोजीशन होगा वो आपका स्टैटिक यानी कि स्थिर हो जाएगा, स्टेबल सिचुएशन होगा मार्केट में आपका. उसके अलावा आप एक्सीलेंट सर्विस दोगे. एक्सीलेंट सर्विस क्यों दोगे? क्योंकि अब आपके मार्केट में बहुत नोन आपका रिटेल स्टोर हो चुका है, ठीक है. और अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस भी वही हाई रखोगे और आप बहुत सारी फैसिलिटीज को भी एड ऑन करोगे, ठीक है. तो ये आपका सारा का सारा वल्नरेबिलिटी स्टेज में होगा, ठीक है. सो बेसिकली कह सकते हैं हम कि जो रिटेलिंग स्ट्रैटेजी है वो सारे फेज में कैसे कैसे अडॉप्ट किया जाएगा. पहला जो फेज है वहां तो प्राइस लो ही रखेंगे, लो के साथ एंटर होंगे, लेकिन हम इनोवेशन स्ट्रैटेजी को लेकर चलेंगे, ठीक है. फेज 2 में ग्रोथ स्ट्रैटेजी होगा, ग्रोथ फेज होगा, लेकिन यहां भी हम इनोवेशन स्ट्रैटेजी को लेकर के चलेंगे, प्राइस को लिटिल बिट हाई करेंगे, ठीक है. फेज 3 जो है मेच्योरिटी स्टेज है, लेकिन मेच्योरिटी और ग्रोथ स्टेज में हम किसको लेके चलेंगे? ट्रेडिंग अप, यानी कि यहाँ पर हम सेल्स को भी इंक्रीज करेंगे, प्राइस भी इंक्रीज करेंगे. लास्ट जो है आपका दोनों फेज 3 एंड फेज 4, दैट इज द वल्नरेबिलिटी स्टेज. हियर वी आर गोइंग टू टेक द हाई प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है. तो तीन स्टेजेस, जो तीन स्ट्रैटेजी, एक तरीके से स्टेजेस में क्या क्या डिपेंडेंट है? स्ट्रैटेजी. इनोवेशन स्टेज में अलग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, ट्रेडिंग अप में अलग और वल्नरेबिलिटी में अलग. क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट वन जो एक थ्योरी है, नेक्स्ट जो थ्योरी है जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट, कहते हैं लो एंड स्ट्रैटेजी, लो एंड. और आपके ट्रेडिंग अप को कहते हैं मीडियम एंड स्ट्रैटेजी. एंड द लास्ट जो आपका है लो एंड स्ट्रैटेजी, आपका इनोवेशन स्टेज में होता है लो एंड स्ट्रैटेजी. उसके बाद नेक्स्ट है आपका मीडियम एंड स्ट्रैटेजी जो ट्रेडिंग अप स्टेज में होता है आपका. और सबसे लास्ट में होता है हाई एंड स्ट्रैटेजी, इसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी स्टेज, ठीक है. तो इसका एक और नाम है, याद रख लीजिएगा. चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे. अकार्डियन थ्योरी क्या है बताती हूँ, ठीक है. अकार्डियन का स्पेलिंग लिखना ACCORDION, ACCORDION, अकार्डियन थ्योरी. लिख लिया? ठीक है. सो अकार्डियन थ्योरी का बताती हूँ ये क्या है. अकार्डियन थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1966. 1966 में इसको इंट्रोड्यूस किया किसने? हॉलैंडर ने इसको इंट्रोड्यूस किया. उसको मैक नायर ने किया था, प्रोफेसर मैक नायर. इसको किया था किसने? हॉलैंडर ने. हॉलैंडर 1966 में बताते हैं, ये बेसिकली एक रिटेल इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने बताया है कि जब कभी भी कोई रिटेल, इन्होंने एक तरीके से सिचुएशन बताया, सिचुएशनल बेस्ड चीजें बताई हैं. क्या बताई है? देखो, जो अकार्डियन होता है वो एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. एक मिनट, कैसा होता है मैं दिखाती हूँ आप लोग को. देखिए, सब लोगों को दिख रहा है ये? आप लोग सब देख पा रहे हैं इसको? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देख पा रहे हो सब लोग? एवरीवन? ठीक है. अब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में इस नाम पे ये थ्योरी क्यों पड़ा है? तो ये अकार्डियन थ्योरी में हॉलैंडर कहते हैं कि जैसे ये अकार्ड है यानी कि यहाँ पर आप देखो कि इसको जब आप क्लोज करोगे ना, तो ये जितने भी यहाँ पे प्लेट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे क्लोज हो जाएंगे और एक छोटा सा बॉक्स की तरह आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखेगा, ठीक है. एक छोटा सा बॉक्स की तरह आपको ये इंस्ट्रूमेंट विजिबल होगा. तो अकार्डियन थ्योरी का मतलब यही है कि बेसिकली अगर आप पहले जब भी कभी भी रिटेलर कोई एंटर होगा मार्केट में, तो वो एंटर होगा विथ लिमिटेड प्रोडक्ट, एक जनरल स्टोर की तरह एंटर होगा. जनरल स्टोर की तरह एंटर होगा यानी कि मान लो कि एक स्टोर है, जनरल स्टोर की तरह एंटर होगा. इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, देखो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होगा इनके पास, बहुत सारे प्रोडक्ट, यानी स्टेशनरी, क्लोथ्स, जनरल आइटम्स, ग्रॉसरी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ ये एंटर होगा.
लेकिन कोई भी टाइप के प्रोडक्ट में इनके पास डीप असॉर्टमेंट नहीं होगा, यानी कि हर एक प्रोडक्ट में एक्सट्रीम प्रोडक्ट नहीं होगा। जैसे मान लो कि इनके पास इनके पास टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट में इनके पास सिर्फ कोलगेट और पेप्सोडेंट है, बाकी इनके पास कोई भी टाइप का अदर टाइप ऑफ टूथपेस्ट प्रेजेंट नहीं है। यानी कि इनके पास वैरायटीज तो बहुत होंगी, लेकिन वैरायटीज में भी एक्सट्रीम प्रोडक्ट का ऑप्शन इनके पास नहीं होगा। तो यानी अगर कोई भी अगर रिटेलर मार्केट में एंटर होता है तो वो पहले एज अ जनरल स्टोर एंटर होगा, लेकिन धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर जो आपके स्टोर्स में बहुत सारी वैरायटीज तो हैं, लेकिन हम हर एक कस्टमर के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। तो ये अपने आप को फिर ट्राई करेंगे कन्वर्ट करने का स्पेशलिटी स्टोर में। स्पेशलिटी स्टोर का मतलब है कि 5-7 तरीके के प्रोडक्ट्स में फिर ये डील करना शुरू कर देंगे। यानी कि पहले कोई भी रिटेल स्टोर पहले जनरल रिटेल जो होगा पहले वो जनरल स्टोर की तरह एंटर होगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा स्पेशलिटी स्टोर में, एंड फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा जनरल स्टोर में। अब ऐसा क्यों होगा? तो जनरल स्टोर में प्रोडक्ट्स की वैरायटीज तो बहुत सारी है, लेकिन हर एक कस्टमर को हम बेसिकली डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और साथ साथ में कस्टमर कंफ्यूजन में भी है कि इनको पता है कि ये जनरल स्टोर है, यहाँ पर ये भी प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन जब वो विजिट कर रहा है तो उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली प्रॉपरली हर एक कस्टमर का डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो ये कोशिश करेगा, जैसे आप लोगों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत बार आपके पेरेंट्स यूज करते होंगे, टीचर्स यूज करते होंगे कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की जरूरत है, सुना है ना, कि 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे अच्छे से पढ़ो। सुनते हो ना? यही सेम कंसेप्ट जो है वो स्पेशलिटी स्टोर का है कि कुछ ही प्रोडक्ट बेचेंगे लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बेचेंगे, है ना, कहते हैं ना। तो बेसिकली जो रिटेलर है वो बहुत सारे प्रोडक्ट को बेच रहा है, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम सेल नहीं है, क्योंकि जो कस्टमर को चाहिए वो हर एक चीज अवेलेबल जनरल स्टोर में नहीं है। तो दे विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इन द स्पेशलिटी स्टोर, एंड ये 2 या 3 टाइप के ही प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करेगा, लेकिन 2-3 टाइप के प्रोडक्ट में इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होगा। यानी कि प्रोडक्ट तो सिर्फ 2 ही 3 तरीके का होगा, लेकिन उसमें भी बहुत होगा। जैसे कैसे बाटा है, बाटा एक स्पेशलिटी स्टोर है, वो सिर्फ और सिर्फ फुटवेयर भी बेचेगा, लेकिन फुटवेयर में उसके पास हर एक वैरायटी अवेलेबल होता है ना। जैसे लोफर्स भी होता है, शूज भी होता है, फिर आपके डेली यूज वाले भी होते हैं, फिर आपके एक्सपेंसिव भी होते हैं, डॉक्टर सोल भी होता है। तो उनके पास हर एक टाइप का अवेलेबल होता है, बेसिकली शूज, हर एक टाइप का फुटवेयर अवेलेबल होता है। वही थ्योरी को अपनाते हुए ये स्पेशलिटी स्टोर में कन्वर्ट होगा, और ये बहुत सारा प्रोडक्ट जो होगा, यानी कि बहुत बहुत कम प्रोडक्ट में बहुत सारा ऑप्शंस रखेगा, और बाद में फिर वो स्पेशलिटी स्टोर अगेन जनरल स्टोर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर वो मल्टीपल वैरायटीज फिर से रखना शुरू करेगा, लेकिन इस बार मल्टीपल वैरायटी के साथ उसके पास डीप असॉर्टमेंट भी प्रेजेंट होगा, यानी मल्टीपल ऑप्शंस भी प्रेजेंट होगा। यानी हर स्टेज में कुछ ना कुछ रिटेलर जो है वो क्या हो रहा है, लेसन ले रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है। आई बात समझ में सबको? पॉइंट क्लियर हुआ कि अकार्डियन थ्योरी ये कहता है कि जब रिटेल स्टैब्लिश होगा तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल वैरायटीज होगा, मल्टीपल मर्केंडाइज होगा, लेकिन किसी में भी उसके पास डीप असॉर्टमेंट नहीं होगा। यानी उसके पास हर एक प्रोडक्ट में मल्टीपल नहीं होगा। जैसे कि स्टेशनरी का आइटम तो रखेगा, लेकिन स्टेशनरी के आइटम में उसके पास बुक्स नहीं होगा, स्टेशनरी के आइटम में उसके पास रजिस्टर नहीं होगा, बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स होगा। तो स्टार्टिंग में तो वो ऐसा रहेगा, धीरे धीरे वही स्टोर जो है वो बन जाएगा स्पेशलिटी स्टोर, और स्पेशलिटी स्टोर में उसके पास प्रोडक्ट के जो नंबर्स होंगे, प्रोडक्ट के नंबर्स मतलब इन सेंस उनके पास जो वेराइटीज के नंबर होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। यानी कि बहुत लिमिटेड वेराइटीज होगा, लेकिन उस लिमिटेड वेराइटीज में भी दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस, राइट? So they are going to convert in that. Once they will convert in the specialty store, again they want to move toward the general store. Why they want to move toward the general store? Because now they understand कि specialty store से उन्होंने सीख लिया कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो डीप असॉर्टमेंट के साथ सेल होगा, तो अब जनरल स्टोर में कन्वर्ट होंगे, लेकिन विद द डीप असॉर्टमेंट। ठीक है, तो हर एक जगह पर यहाँ पर 2 चीज की बात हो रही है, प्रोडक्ट की और स्पेशलाइजेशन की। सो कार्डियन थ्योरी बेसिकली focused on the 2 things, that how we can minimize
और हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्ट लाइन्स, हम कैसे प्रोडक्ट लाइन्स को इंक्रीज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं स्ट्रैटेजिकली, एंड हाउ वी कैन बिकम द स्पेशलाइज्ड वन, ठीक है, और हम अपने सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये अकार्डियन थ्योरी का कंसेप्ट है। क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गया एवरीवन? ठीक है, अब नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज द एनवायरमेंटलिस्ट थ्योरी, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट थ्योरी जो कहते हैं हम। तो अब एनवायरमेंटलिस्ट थ्योरी क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा इस पे। ये थ्योरी जो है वो डार्विन के थ्योरी से अडॉप्ट किया गया है। डार्विन कहता है कि कोई भी स्पीसीज, कितनी भी तरीके के स्पीसीज हैं, जैसे एनिमल्स के स्पीस, प्लांट स्पीस, इस तरीके से कैटेगराइज है ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो स्पीसीज को जिस तरीके से एनवायरमेंट में सस्टेन करने के लिए आपके एनवायरमेंट में हो रहे चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ता है, बदलाव लाना पड़ता है, वैसे ही आपका जो बेसिकली जैसे अडेप्ट करना पड़ता है, वैसे ही रिटेलर्स को भी मार्केट में चेंज हो रहे टेक्नोलॉजी यानी माइक्रो एनवायरमेंट एंड मैक्रो एनवायरमेंट में चेंजेस को अडेप्ट करना चाहिए और उसी तरीके से स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहिए। अब जैसे मार्केट में आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, ये सब अगर आप इसको अडेप्ट नहीं करोगे तो आप क्या रह जाओगे, अनसक्सेसफुल। धीरे धीरे आप आउट ऑफ द बॉक्स हो जाओगे, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि जो मार्केट का जो सिनेरियो है उससे आप बिल्कुल अलग हो जाओगे, ट्रेडिशनल में चले जाओगे। तो बेसिकली कहते हैं, ये जो एनवायरमेंटलिस्ट थ्योरी कह रहा है कि एनवायरमेंट में हो रही चेंजेस को रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रिटेल के कंसेप्ट में कह रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहा है उसको बहुत जल्दी अडेप्ट करना चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कीजिए, ठीक है। सो अडेप्शन की वजह से आप क्या बन सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो ये थ्योरी जो है, ये एनवायरमेंटलिस्ट थ्योरी जो है, दिस इज गिवन बाय द डार्विन, दिस इज बेसिकली ये डार्विन थ्योरी से अडेप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये तीन तरीके की थ्योरी मैंने बता दी। एक और थ्योरी है लाइफ साइकिल थ्योरी, इस थ्योरी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है जो समझ ना आया हो? सबको समझ में आया है जितना भी करवाया आज? व्हील ऑफ रिटेलिंग, ठीक है, व्हील Yes, ऑफ ma'am. रिटेलिंग थ्योरी। सेकंड जो हमने किया वो था कार्डियन थ्योरी एंड द नेक्स्ट वन था एनवायरमेंटलिस्ट थ्योरी। क्लियर हो गई सबको बात? बहुत शॉर्टकट में कराया। नेक्स्ट क्लास में कार्डियन थ्योरी और आपका जो एनवायरमेंटलिस्ट थ्योरी है, ये दोनों थ्योरी को हम लोग लिखेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। किसी को भी कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट?